नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी के इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा आप जानते हो, मैं आपके लिए एनसीईआरटी की एक सीरीज चला रहा हूं। इस सीरीज में मैं अभी ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेकर के आया हूं। ज्योग्राफी में मैं 7th क्लास के चैप्टर नंबर 7 लेकर के आया हूं। आज आपके सामने इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण में बस्तियां, परिवहन एवं संचार के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हो, मैं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की बुक को पढ़ता हूं और इसमें महत्वपूर्ण कंटेंट को अच्छे से डिस्क्राइब करता हूं और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो चलो हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव। ठीक दोस्तों, प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्राकृति पर निर्भर था। यानी कि जो प्रारंभिक मानव हुआ करता था दोस्तों, वो पूर्ण रूप से पर्यावरण पर ही या प्राकृति पर ही निर्भर था। लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थ का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अनुकूल बनाया। तो दोस्तों, जो प्रारंभिक मानव हुआ करता था वो जो है बहुत साल पहले वो सिर्फ भोजन, वस्त्र और आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर ही निर्भर थे। उनके लिए और कोई भी साधन नहीं हुआ करता था। लेकिन समय के बदलते स्थिति को देखते हुए और समय के साथ उन्होंने सब कुछ बदल लिया और अब वो जो है खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने के सामान, यातायात के संचार और बेहतर साधनों का विकास कर लिया है। जैसा कि आज हम बहुत प्रकार के साधनों का उपयोग करते हैं कहीं पर आने जाने के लिए। हमारे पास हवाई जहाज़ जैसे सुविधाएं, ट्रेन, कार, बस आदि सुविधाएं हो गई हैं। दूर संचार में दोस्तों मोबाइल की सुविधा, ये सारे आधुनिक उपकरण हैं जिसका उपयोग हम लोग आज कर रहे हैं दोस्तों। इसके पहले ये सारे साधन नहीं हुआ करते थे जिसका उपयोग हम लोग नहीं करते थे। तो समय के साथ साथ सब कुछ बदल गया है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, बस्तियाँ। बस्तियाँ क्या होती हैं, बस्तियों के बारे में देखते हैं। बस्तियाँ वे स्थान हैं जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। तो दोस्तों देख रहे हो, बस्तियाँ वो स्थान हैं जहाँ पे लोग अपने रहने के लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह अस्थाई बनाना आवश्यक हो गया। क्योंकि जो बहुत साल पहले लोग जो अपना जीवन यापन करते थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूम घूम कर अपना शिकार करते थे, अपना भोजन अपने लिए भोजन की व्यवस्था किया करते थे। लेकिन जब लोगों ने जो है रहना प्रारंभ कर दिया और अपने लिए कृषि करना शुरू कर दी दोस्तों, उस समय उनके लिए वहाँ पे रहना ज़रूरी हो गया। क्योंकि कृषि के लिए उसकी देखरेख भी बहुत ज़रूरी थी। तो इसलिए उन्होंने अपना अस्थाई घर भी बनाना प्रारंभ कर दिए। क्योंकि जब मुझे रहना है तो मुझे घर भी बनाना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने अस्थाई घर बनाना आवश्यक समझा। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ। अधिकतर बस्तियां दोस्तों आपको नदी घाटी के किनारे मिलेंगी। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि वहाँ पे पानी पानी जैसे संसाधन की बहुत आवश्यकता होती है और वो नदी के किनारे बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ भी थी। तो देख रहे हो दोस्तों, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जल भी मिल जा रहा है और वहाँ की भूमि भी उपजाऊ होती है। क्योंकि जो नदी के किनारे की मिट्टी होती है वो खादर मिट्टी, जो खादर और बांगर के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों, उस प्रकार की मिट्टी नदी के किनारे पाई जाती है और वो बहुत ही उपजाऊ होती है दोस्तों। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियाँ बड़ी होती गई। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील एवं ह्वांग ही नदियों के किनारे विकसित हुए सभ्यताओं के नाम याद हैं? तो आप इसमें देख सकते हो दोस्तों, कुछ का नाम आपने सुना होगा, जैसे सिंधु नदी भारत में है, नील नदी दोस्तों आपको अफ्रीका द्वीप में मिलेगी, ह्वांग ही नदी आपको चीन में देखने को मिलती है दोस्तों।
बस्तियाँ अस्थाई व अस्थाई हो सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ देख रहे हो कि बस्तियाँ अस्थाई भी हो सकती हैं जिसे परमानेंट कहते हैं, और अस्थाई दोस्तों जो कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं। बस्तियाँ दो प्रकार की हो सकती हैं। जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थाई बस्तियाँ कहते हैं, यानी कि वहाँ वो परमानेंट बस्तियाँ नहीं हैं, वो उसको समय समय पर वहाँ से लोग आते जाते रहते हैं या हटते रहते हैं, उन बस्तियों को अलग अलग जगह बनाते रहते हैं। उस प्रकार की बस्तियों को दोस्तों अस्थाई बस्तियाँ कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तान तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे आखेटक संग्रह, स्थानांतरी कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। तो देख रहे हो दोस्तों, वो जो है समय समय पर अपना स्थान बदल रहे हैं। और स्थान क्यों बदल रहे हैं दोस्तों? क्योंकि वे जो है आखेटक संग्रह, स्तनधारी कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास और वो शिकार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं, तो वो अस्थायी बस्तियों में आते हैं दोस्तों। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज अस्थायी बस्तियां हैं। ये आप देख रहे हो, जैसे जिस तरीके से हम आप किसी गांव में, किसी शहर में रहते हैं, वो हमारे लिए जो है दोस्तों अस्थायी बस्ती है, जिसको हम बहुत दिनों से या बहुत सालों से जानते हैं। एक ही जगह पे जो मकान, जो जिस तरीके से आप अपना एड्रेस देते हो, वो आपका अस्थायी बस्ती का एड्रेस होता है दोस्तों। तो आज के समय में अस्थायी बस्तियां आपको बहुत देखने को मिलेंगी। इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं दोस्तों। तो अस्थायी बस्तियों में रहने के लिए लोग घर बनाते हैं, वहाँ पे रहते हैं। और अस्थायी बस्तियाँ जो होती है दोस्तों, उसमें लोग जो है रहते ज़रूर हो, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह पर समय समय पर अपना प्रवास करते रहते हैं, यानी वहाँ से आना जाना उनका लगा रहता है। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है, उसको पढ़ते हैं। मैरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी, हंसती एवं हाँफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। मैरी की माँ मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओह, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा। मैरी ने पूछा, तब लोग शहरों में क्यों आते हैं? उसकी माँ ने उत्तर दिया, वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा एवं बेहतर चिकित्सीय सुविधा की तलाश में आते हैं। मैरी ने पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे? मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियां एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई देती हैं, जहां लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वस्थकारी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधा वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली सांस लेने के लिए खुली भूमि एवं सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। जब मेरी दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। तो दोस्तों, आपने ऊपर वो दिए हुए जो छोटी सी स्टोरी एक थी, उस स्टोरी को आपने पढ़ा। अब नीचे देखते हैं। ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आए, ग्रामीण एवं शहरी। तो आपने देखा दोस्तों, ऊपर ग्रामीण के बारे में भी कही गई है और शहरी बस्तियों के बारे में चर्चा की गई है। गांव ग्रामीण बस्ती होती है। देखो दोस्तों, गांव को ग्रामीण बस्ती के नाम से जाना जाता है, जहां लोग कृषि करते हैं, मछली पालन करते हैं, विनिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है दोस्तों। तो आप देख सकते हो, ग्रामीण बस्ती सघन एवं प्रकीर्ण दोनों प्रकार की हो सकती है। तो मैं आपको यहाँ पे इमेज में भी दिखाना चाहूँगा दोस्तों, ये सघन बस्ती है और ये प्रकीर्ण बस्ती है। तो आप दोनों में
दोनों इमेज में आप देख सकते हो तो सघन बस्ती कितनी कंजेस्टेड बस्ती होती है, घर कितने पास पास बने होते हैं। और प्रकीर्ण बस्ती दोस्तों देख रहे हो कितनी दूर दूर घर बने होते हैं, और एक आसपास के जो घर होते हैं बहुत ही कम घर होते हैं दोस्तों। तो ये प्रकीर्ण बस्ती है दोस्तों, ये सघन बस्ती है। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं, प्रकीर्ण बस्तियों में लोग के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो प्रकीर्ण बस्ती है ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ पे स्थिति जो है आप कह सकते हो मैदानी क्षेत्र की तुलना में यहाँ की जो रहन सहन है वो उस तरीके से नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे संसाधन उतने उपलब्ध नहीं होते, इसलिए लोग यहाँ पे रहना कम पसंद करते हैं। तो यहाँ पे के घर भी बहुत कम होते हैं, और जो घर होते भी हैं वो दोस्तों बहुत दूर दूर घर बने होते हैं। आगे देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। देख रहे हो दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपने पर्यावरण के, उनका रहन सहन किस वातावरण में है उस तरीके का घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों पर वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। तो आप देख रहे हो दोस्तों कि नीचे बारिश का पानी ना जमे या फिर घर के अंदर पानी ना जाए, इसलिए स्टिल्ट पर घर बनाया जाता है ताकि घर ज़मीन से कुछ फीट ऊंचाई पर बना रहे और लोगों को रहने में दिक्कत ना हो। गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं। इनकी छतें फूस की बनी होती हैं। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग घर बनाने के लिए किया जाता है। तो देखो दोस्तों कि जिस जगह पे जैसी जलवायु होती है वहाँ के लोग उस तरीके का मकान बनाते हैं। नगरीय बस्तियों में नगर छोटे एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियाँ होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत रहते हैं। अपने राज्य के कुछ गांव, नगरों एवं शहर का नाम लिखिए। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा दोस्तों नगरीय क्षेत्र के लोग ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, क्योंकि उनके पास जो है समय का अभाव होता है। वो दिन रात अपने काम में लगे रहते हैं। उनको व्यापार में, सेवा क्षेत्र में आदि सभी कामों में वो लगातार व्यस्त रहते हैं दोस्तों। अब आगे हम पढ़ते हैं परिवहन के बारे में दोस्तों। तो देखते हैं परिवहन के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी हमें 7th क्लास की जियोग्राफी बुक में मिलती है दोस्तों। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। बिल्कुल पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। तो देख रहे हो दोस्तों कि पहिए की खोज से जो है परिवहन आसान हो गया, क्योंकि पहियों की खोज के बाद जो है लोगों ने बैलगाड़ी बनाना प्रारंभ किया। उसके बाद उन लोगों को थोड़ी सी सुविधा मिली। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास हो गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। तो आप भी देखते होंगे दोस्तों कि परिवहन के लिए आज भी लोग पशुओं का उपयोग करते हैं, क्योंकि बहुत से खच्चर, जैसे आप वैष्णो देवी जाते होंगे, अमरनाथ, केदारनाथ जाते हैं तो वहाँ पे भी दोस्तों पशुओं का उपयोग होता है। आप बर्फ़ के बने आवास कहाँ पाते हैं? देख रहे हो दोस्तों, इग्लू, ये बर्फ़ के बने मकान है। और ऐसा बर्फ़ का बना मकान आपको कहाँ देखने को मिलता है दोस्तों? आप सोचो कि किस क्षेत्र में मिलते होंगे, और ये हमारे भारत में किस जगह या कौन सा स्थान है जहाँ पे इस तरीके के घर मिलते हैं। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊँट का उपयोग किया जाता है। ये दोस्तों आपने भी देखा होगा कि गधे का सामान ढोने के लिए, खच्चर का भी सामान ढोने के लिए, जैसे मैं आपको बताया कि वैष्णो देवी, जम्मू कश्मीर में और बद्रीनाथ, केदारनाथ में भी खच्चर चलते हैं। बैल भी होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऊँट रेगिस्तान क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन सबका उपयोग किया जाता है दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत, जो दक्षिण अफ्रीका का एंडीज पर्वत है दोस्तों, के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह
होता है, जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। तो देख रहे हो दोस्तों को तिब्बत में किसका उपयोग हो रहा है, तिब्बत में याक का उपयोग हो रहा है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में महीनों के समय लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या स्थलीय मार्ग से आते थे। हवाई जहाज यानी हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया, यानी आसान बना दिया दोस्तों। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। तो आप देख रहे हो दोस्तों किस तरीके से साधन में परिवर्तन हुआ और इस परिवहन से कितना समय बच रहा है। परिवहन के प्रमुख 4 साधन हैं, तो चारों साधन देखते हैं। एक है सड़क मार्ग, दूसरा है रेल मार्ग, तीसरा जल मार्ग और चौथा है दोस्तों वायु मार्ग। तो ये परिवहन के 4 प्रमुख साधन होते हैं। सड़क मार्ग द्वारा कर सकते हो आप, रेल मार्ग द्वारा कर सकते हो, जल मार्ग द्वारा और वायु मार्ग। ये प्रमुख 4 परिवहन के साधन हैं दोस्तों। तो यहाँ पे छोटी सी जानकारी दी हुई है, इसको भी देखते हैं। भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य मार्ग हैं। तो दोस्तों ये राष्ट्रीय और राज्य मार्ग किस में आते हैं, सड़क मार्ग में आते हैं। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है, यानी कि एक्सप्रेस वे सबसे हाल ही में बना हुआ सड़क निर्माण है। स्वर्णिम चतुर्भुज यानी स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो स्वर्ण चतुर्भुज है वो भारत के 4 महानगरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। और ये भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य मार्ग बहुत से हैं दोस्तों। तो चलो हम आगे देखते हैं। पहले सड़क मार्ग के बारे में, सड़क मार्ग के बारे में ये थोड़ी सी जानकारी जो थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। अब हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं जो हमारे 7th क्लास की NCERT की बुक में दिया हुआ है। कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क हैं। सड़कें पक्की एवं कच्ची हो सकती हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपने गांव में देखा होगा यानी ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा, वहाँ पे कच्ची सड़कें मिलती हैं और शहरी क्षेत्रों में आपको पक्की सड़कें मिलती हैं। अब तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी पक्की सड़कें देखने को मिल जाती हैं, लेकिन बहुत समय पहले कच्ची सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलती थी। मैदानी क्षेत्र में सड़कों का घना जाल बिछा हुआ है। बिल्कुल दोस्तों, जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पे सुविधाएं अधिक होती हैं, वहाँ पे संसाधन आराम से मिल जाते हैं, वहाँ पे कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में, पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों की तुलना में। इसलिए मैदानी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा सड़कों का जाल बिछा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, सड़कों का जाल मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा बिछा हुआ है। ठीक दोस्तों, मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं, लेकिन उतनी नहीं बनी हुई जितना मैदानी क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगी। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह मार्ग विश्व का सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। देखो दोस्तों, हिमाचल के ये दोस्तों हिमालय पर्वत पर मनाली लेह मार्ग विश्व का सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। ठीक दोस्तों, और भूमिगत सड़क को भूमिगत मार्ग सबवे कहते हैं। फ्लाईओवर उच्छिप्त संरचनाओं के ऊपर बने होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है कि मनाली लेह मार्ग, इसको याद रखना दोस्तों। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे जो दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं क्या क्या कंटेंट है। ये आप देख सकते हो, ये पक्की सड़क दोस्तों, ये कच्ची सड़क कुछ इस तरीके से है। अब हम रेल मार्ग के बारे में पढ़ते हैं। रेल मार्ग को पढ़ने से पहले दोस्तों आप यहाँ पे पढ़ो, छोटी सी जानकारी है। जैनिंग से ल्हासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों कितनी, 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। तो आप एक देख सकते हो दोस्तों कितनी ऊंचाई, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे जा रही है और सबसे ऊंची बिंदु कितनी है। ये महत्वपूर्ण जानकारी होती है आपके लिए, तो इसको आप याद रखिएगा। आगे पढ़ते हैं रेल मार्ग के बारे में। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में विकास में सहायता प्रदान की। डीजल एवं विद्युत
इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया। सुपर फास्ट रेलगाड़ी, जो सुपर फास्ट रेलगाड़ी से परिवहन की गति और तीव्र हो गई। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला हुआ है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। भारतीय रेल मार्ग का जाल भली भांति विकसित है। यह एशिया में सबसे बड़ा है। तो आप देख रहे हो दोस्तों कि एशिया में दोस्तों सबसे बड़ा जाल किसका है? भारतीय रेल का। भारतीय रेल मार्ग का एशिया में सबसे बड़ा जाल है। आओ दोस्तों आगे देखते हैं। ये आप इमेज देखो, इस इमेज में एक ये रूस को आप देख रहे हो मैप में दोस्तों। तो रूस में एक जो रेल लाइन है वो बहुत बड़ी रेल लाइन है दोस्तों। तो उसके बारे में देखते हैं यहाँ पे कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व की सबसे लंबा रेल मार्ग है। ये दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिम रूस से यानी पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से, यानी कि यहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग आप ये देख रहे हो दोस्तों, सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। तो व्लादिवोस्टोक आप यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, ये है व्लादिवोस्टोक। तो ये सेंट पीटर्सबर्ग से होते हुए ये व्लादिवोस्टोक तक जाता है। तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कहा जाता है। आप इसको इमेज के देखो, और ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये 7th क्लास की बुक में आपको मिला हुआ है। तो 7th क्लास का कंटेंट है ये, जो आप आगे जा कर के वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो। अगर हम एनसीईआरटी बुक को दोस्तों अच्छे से पढ़ लेना तो मुझे आगे किसी भी बुक की या किसी भी जगह भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, और ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये रूस में स्थित है। अब आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों जल मार्ग के बारे में। जल मार्ग में कौन कौन से मार्ग हैं इसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी भी भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन होता था। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों जल मार्ग 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतर्वेदी जल मार्ग दोस्तों, और दूसरा है समुद्री जल मार्ग। अब अंतर्देशीय जल मार्ग और समुद्री जल मार्ग क्या होता है दोस्तों, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कि नाव्य नदियाँ एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जल मार्गों के लिए होता है, यानी कि नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जो अपने देश के अंदर चलते हैं उनके लिए उपयोग होता है दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जल मार्ग गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का है। जो गंगा ब्रह्मपुत्र में आप देखते हैं वो है अंतर्देशीय जल मार्ग दोस्तों। उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी, जो अफ्रीका की नील नदी सबसे लंबी नदी है दोस्तों, वहाँ पे भी ये सब अंतर्देशीय जल मार्ग के लिए जाने जाते हैं। भारत में गंगा यमुना, और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट लेक, और अफ्रीका में नील नदी, ये महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। समुद्री एवं महासागरीय जल मार्ग का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पतनों से जुड़े होते हैं, पतनों यानी बंदरगाह से जुड़े होते हैं दोस्तों। विश्व के महत्वपूर्ण पतन एशिया में सिंगापुर दोस्तों ऐसा बंदरगाह है जहाँ पे सभी नाविक वहीं से निकलते हैं, क्योंकि वो एक रास्ता होता है नावों को निकलने का, एक पतला सा सकरा सा रास्ता है, और सिंगापुर वहीं पर स्थित है, इसलिए वहीं से सभी नावों का आना जाना होता है। एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजल्स, दक्षिण अफ्रीका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन, ये सारे प्रमुख बंदरगाह हैं दोस्तों। तो आप देख सकते, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ कि एशिया में सिंगापुर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह और मुंबई बंदरगाह ये सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, और उत्तर अमेरिका में दोस्तों न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजल्स हैं, 2 वहाँ पे भी है उत्तरी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में बात करें दोस्तों तो रियो डी जेनेरियो है, और अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन है दोस्तों, और ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, और यूरोप में लंदन।
तो ये महत्वपूर्ण बंदरगाह होते हैं। क्या आप विश्व के कुछ और पतन के भी नाम बता सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों हैं, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे के एनसीईआरटी बुक आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम 7th क्लास की बुक पढ़ रहे हैं, तो 7th क्लास की बुक में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है हम उन्हीं को पढ़ेंगे। अब आगे पढ़ते हैं वायुमार्ग के बारे में। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ठीक दोस्तों, सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है, क्योंकि इसमें दोस्तों ईंधन सबसे ज़्यादा महंगा ईंधन लगता है और ईंधन की खपत भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये महंगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे, तूफान एवं को प्रभावित होते हैं, यानी कि खराब मौसम वायु यात्रा को प्रभावित करता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दूर स्थानों तक पहुंच सकता है, विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है। हेलीकॉप्टर आगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाएं बांटने के लिए बहुत ही उपयोगी साधन है। तो आप देख रहे हो दोस्तों कितना महत्वपूर्ण है ये वायुमार्ग यानी हेलीकॉप्टर, कि दुर्गम स्थानों में भी संकटग्रस्त जहाँ पे कोई साधन नहीं पहुँच पाते, वहाँ पे ये वायु साधन जो होते हैं वो हमारे पहुंच जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन भी हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि जहां हवाई जहाज़ उतरते हैं दोस्तों, आप कह सकते हो एयरपोर्ट दोस्तों, हवाई अड्डा कह सकते हैं आप उन्हें। दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा, ये महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है दोस्तों। अब हम संचार की बात करते हैं, तो संचार में भी देख लेते हैं महत्वपूर्ण क्या क्या चीज़ें दोस्तों संचार के अंतर्गत आते हैं। संचार दूसरे के पास तक पहुंचना, दूसरे के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। संचार के माध्यम से हम एक दूसरे तक मैसेज पहुंचाते हैं, कुछ न कुछ सूचनाएं पहुंचा सकते हैं। जैसे आप आज देख रहे हो कि मोबाइल फ़ोन है दोस्तों, हम 1 मिनट में ही कई लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं। ये हमारे सूचना संचार के प्रमुख साधन में से एक है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। संचार तंत्र को विकास का वर्णन करता है, संचार तंत्र के विकास का वर्णन भी करता है। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इसमें समाचार पत्र के एक साथ कई लोग देख सकते हैं, रेडियो है, टेलीविज़न है, इसके द्वारा एक साथ जो है बहुत से लोग एक ही सूचना को एक समय में पा सकते हैं। इसलिए हमें जनसंपर्क माध्यम, इसे हम जनसंपर्क माध्यम भी कहते हैं। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। तो देख रहे हो दोस्तों कितने सहायक हैं ये, कहाँ कहाँ पे इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब हम सैटेलाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेल्यूलर फ़ोन के द्वारा बेताब टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इनसे हमारा जीवन अत्यधिक सुखमय भी बन गया है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज़ एवं सिनेमा या होटल तक के टिकट आरक्षित करवा सकते हैं या टिकट बुक करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों के बीच एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण, तो देख रहे हो दोस्तों ये कितने महत्वपूर्ण है। आपसी संबंध होने के कारण आज हम एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। तो कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए संचार साधन दोस्तों, संचार साधन कितना महत्वपूर्ण होता है और संचार से क्या क्या फ़ायदा मुझे फ़ायदा होता है। अंग्रेजी, हिंदी
एवं क्षेत्रीय भाषा के कुछ समाचार पत्र एवं टीवी चैनल का नाम लिखें। तो ये सब जो टीवी है, मोबाइल फ़ोन है, समाचार पत्र हैं, ये सब हमारे संचार के साधन हैं, जिससे आप जैसे आप बहुत पहले आप देखते थे दोस्तों कि पत्र लिखा जाता था। अब पत्र के जगह ईमेल एक साधन है। ईमेल के माध्यम से अपने मैसेज को हम जल्द से जल्द एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं दोस्तों। आओ दोस्तों इस इमेज में देखते हैं कुछ समुद्री हवाई पतन, यानी कि हम देखते हैं बंदरगाह और हवाई मार्ग और जल मार्ग। तो अगर हम भारत की बात करें दोस्तों तो ये भारत यहाँ पर है, और यहाँ पे मुंबई बंदरगाह, यहाँ पे चेन्नई बंदरगाह, ये श्रीलंका पे दोस्तों कोलंबो बंदरगाह है दोस्तों। अब यहाँ पे सिंगापुर, एशिया का सिंगापुर बंदरगाह दोस्तों यहाँ पर स्थित है, और सिंगापुर से ये जल मार्ग। तो आप देख रहे हो जल मार्ग दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हो जल मार्ग एक ब्लू कलर की बिंदी बिंदी द्वारा इंगित किया गया है डॉट डॉट से। तो सिंगापुर से दोस्तों यहाँ पे सिंगापुर से ये जल मार्ग कुछ इस तरीके से बैंकॉक, फिर ढाका से फिर चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई से कोलंबो बंदरगाह। तो ये इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह यहाँ पे दिए हुए दोस्तों। तो ये बंदरगाह जो आप डॉट डॉट देख रहे हैं ब्लू कलर से, ये सभी आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे स्थल पे नहीं जा रहे हैं, ये सभी डॉट डॉट लाइनें बाहर बाहर आ रही हैं। जैसे अभी आप ऊपर देखा आपने कि दक्षिणी अमेरिका में रियो डी जनेरियो, उत्तरी अमेरिका में आपने देखा था दोस्तों ग्रेट लेक। तो ग्रेट लेक भी उत्तरी अमेरिका में है दोस्तों। और भारत एशिया में आपने मुंबई देखा था, बैंकॉक देखा था दोस्तों। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। और हवाई मार्ग दोस्तों आप देख सकते हो, ये जो रेड कलर की लाइन दिख रही है ये हवाई मार्ग है। जैसे मुंबई से दिल्ली, फिर दिल्ली से मैक्सिको, मैक्सिको के बाद आप यहाँ से पेरिस, और पेरिस से सीधे आप यहाँ पे न्यूयॉर्क आ सकते हो। इस तरीके से ये हवाई मार्ग है दोस्तों। और जो ब्लैक कलर के आपको बड़े बड़े डॉट दिख रहे हैं वो दोस्तों आपके बंदरगाह हैं। तो इस तरीके से हम आज इस चैप्टर में ये महत्वपूर्ण जानकारी जो भी थी दोस्तों उसके बारे में हमने पढ़ा और जाना। अब हम आपसे अगले चैप्टर में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।